नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार हिस्ट्री के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास 9th के हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इसको डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यदि आपके पास हिस्ट्री का बुक है तो उस बुक को लेकर के बैठ जाइए, ताकि और ये जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर वो निकाल लीजिए, ताकि अच्छे से ये जो चैप्टर है वो आपको समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहला जो था आज, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा है, तो अगर बुक से आप समझिएगा इस वीडियो को देखने के बाद तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सामाजिक बदलाव जो उसका युग क्या था, द एज ऑफ सोशल चेंज। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसमें बहुत सारे ड्रामेटिकल चेंज हुए, यानी कि वो चेंज होने का ऐसा संभावना नहीं लग रहा था, लेकिन ड्रामेटिकल बहुत सारे चेंज हुए इस तरीके से कि एक नया समाज का गठन हुआ, एक नया समाज बना। तो सभी लोग जो यूरोप में थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि पूरी तरीके से बदलाव हो, लेकिन बदलाव हुआ। कुछ जो थे वो कंजर्वेटिव्स थे, यानी कि रूढ़िवादी लोग जो कि चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव होते हैं वो ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि पुराना चीज़ है वो नहीं बदले, वैसा का वैसा ही रहे, उसमें जरा भी बदलाव ना आए। जबकि जो दूसरे थे वो लिबरल और रेडिकल्स थे, यानी कि कुछ नरम दल के और कुछ गरम दल के लोग थे, यानी कि कुछ क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। अब कंजर्वेटिव्स कौन थे? तो वैसे लोग हु वर कंजर्वेटिव्स, तो वैसे लोग जो कि बदलाव को नहीं चाहते थे कोई बदलाव हो। और क्रांति के बाद जब रेवोल्यूशन हुआ तो उन्होंने क्या किया कि इस बदलाव को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत ही स्लो। और वो पास्ट से उनका जो जुड़ाव था वो अभी भी था, और पास्ट को ही वो रिस्पेक्ट करते थे, यानी पहले जैसा था वो मानते थे कि वही ठीक था। ये जो बदलाव हुआ वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए थे। अब लिबरल कौन थे? तो वैसे जो कि चाहते थे कि ऐसा नेशन हो, ऐसा राष्ट्र बने जिसमें सभी जो धर्म हैं उनको एक समान अधिकार मिले। उनका अर्ज था, मतलब ऐसा वो मानते थे और ऐसा वो सोच रखते थे कि यहाँ का जो गवर्नमेंट बने वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, यानी कि सभी लोग उनको चुने, जितने भी लोग हैं सभी लोग उस सरकार को चुने और कानून से वो रिलेटेड हो, और जो भी यहाँ के जो जुडिशियरी है यानी न्यायिक प्रणाली है वो ट्रेंड हो और इंडिपेंडेंट हो। जो न्याय करने वाले हों वो वहाँ के शासक हो गए या फिर जो ऑफिसर्स हो गए, जो ऑफिशियल्स हैं उनसे स्वतंत्र हो, मतलब वो बिना डरे किसी से अपना न्याय दे सके। और ये जो थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, ये प्रजातांत्रिक को नहीं मानते थे कि पूरा जो है वो प्रजातंत्र हो जाए। अब रेडिकल्स कौन थे? हु वर रेडिकल्स? तो वो वैसे थे जो चाहते थे कि एक ऐसा सरकार बने जिसमें कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन, यानी कि जो कंट्री है उसके अधिक से अधिक जो जनसंख्या है वो शामिल हो उस सरकार को बनाने में। वो प्रॉपर्टी जो था उसका कंसंट्रेशन का विरोध करते थे, यानी कि वो ऐसा चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक इंसान के हाथ में ना रहे या फिर कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, सभी लोगों के पास प्रॉपर्टी जाए। और ये लेकिन ऐसा नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो ही ना, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी हो लेकिन अब कोई आदमी है कि बहुत ज़्यादा अमीर, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और किसी के पास कुछ नहीं, तो वैसा वो नहीं चाहते थे कि कुछ लोग सारे जितने भी ज़मीन हैं या फिर जो भी प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा जमाए रखे। तो ऐसे जो थे वो रेडिकल्स थे। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या था और क्या क्या सामाजिक बदलाव आया? तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी उस समय बहुत सारे जो थे, उस समय हुआ क्या कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत सारे बदलाव हुए। जो पुरुष थे, महिलाएं थी और जो बच्चे थे उनको कम वेतन पर फैक्ट्रियों में धकेल दिया गया कि जाइए आप फैक्ट्री में काम कीजिए, लेकिन पैसा आपको बहुत कम मिलेगा। और बहुत सारे जो फैक्ट्री मालिक थे वो लिबरल्स थे। अब लिबरल्स कौन? जो सभी धर्म को और सभी लोगों को इक्वल दर्जा देते थे। और कुछ रेडिकल्स भी थे। तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो वर्कर्स हैं उनका प्रयास, जो वो प्रयास कर रहे हैं उसको सहानुभूति चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो इसलिए ये ऐसा नहीं करते थे, अपने जो वर्कर्स थे उनको सताते नहीं थे। अब समाजवाद यानी सोशलिज्म किस तरीके से यूरोप में आया?
तो सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे बिल्कुल, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना ही नहीं चाहिए, और उनका अलग अलग विजन था अपने फ्यूचर को लेकर के कि देश का जो फ्यूचर है वो कैसा हो। तो कुछ ऐसा मानते थे कि कोऑपरेटिव हो, कोऑपरेटिव यानी सभी के सहयोग से बने, सभी लोग सहयोग करें। तो कार्ल मार्क्स हो गए, उसके बाद फ्रेडरिक एंजल्स हो गए, उन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कैपिटलिस्ट बताया था, यानी जो पूंजीवाद है वही इंडस्ट्रियल सोसाइटी चलाते हैं, यानी जो भी कारखाने हैं वो पूंजीवाद यानी पूंजीपति लोग चला रहे हैं। अब किस तरीके से वहाँ पे सोशलिज्म का सपोर्ट हुआ, समर्थन हुआ समाजवाद का, तो 1870 तक सोशलिस्ट आइडिया जो था वो पूरे यूरोप में फैल चुका था, समाजवाद का पूरा आइडिया पूरे यूरोप में फैल चुका था। जो भी वर्कर्स थे इंग्लैंड के, जर्मनी के, उन्होंने संगठन बनाना शुरू कर दिया और अपने जीवन के बेहतरी के लिए और अपना जो वो कार्य करते थे उस कार्य के कंडीशन, मतलब जिस कंडीशन में वो कार्य करते थे उसके बेहतरी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, मतलब विरोध करना शुरू कर दिया। अब हमें जानना है कौन सा रेवोल्यूशन, तो रशियन रेवोल्यूशन, यानी रशियन की जो क्रांति हुई थी रसिया की, उसके बारे में। तो 1940 तक निकोलस सेकेंड जो थे वो रसिया का जो साम्राज्य था वहाँ शासन करते थे। और रसिया का जो साम्राज्य था वो उसमें कौन कौन से थे, तो मॉस्को जो रसिया का जो कैपिटल था उसके चारों तरफ बहुत सारे टेरिटरी थे, यानी बहुत सारे स्टेट थे, वो उसमें शामिल थे रशियन एम्पायर में। और करेंट डे में अभी में देखा जाए तो वो जो छोटे छोटे टेरिटरी थे वो कौन कौन से थे, तो फिनलैंड थे, लतीवा, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड के कुछ हिस्से, यूक्रेन और बेलारूस, ये सब शामिल थे उस रशियन एम्पायर में। अब रशियन एम्पायर के समय में, मतलब रशियन का जो साम्राज्य था उस समय वहाँ की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति क्या थी, तो लगभग 85% जो लोग थे वहाँ के, जो पॉपुलेशन था रशियन एम्पायर का, उनका जीविकोपार्जन कैसे होता था, वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे, तो कृषि से, यानी खेती करते थे, उसी से उनका जीवन यापन होता था। वहाँ जो उद्योग थे, जो इंडस्ट्रीज थी, वो बिल्कुल लिमिटेड नंबर में थी, यानी ज़्यादा नहीं थे। वर्कर्स जो थे उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन जब भी उनको स्ट्राइक करना होता था, मतलब जब भी वो डिससेटिस्फाइड हो जाते थे, असंतुष्ट हो जाते थे, तो स्ट्राइक करने के लिए, काम के प्रति वो जब हड़ताल करते थे तो सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। ऐसे तो वर्कर्स अलग अलग डिवाइड थे ग्रुप्स में, लेकिन सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। जो भी खेतीहर मजदूर थे या फिर जो खेती करने वाले जो किसान थे, उनका कोई भी जो नोबिलिटी थे, मतलब जो नोबल परिवार, जो राजा से रिलेटेड जो संबंधित जो लोग थे, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जैसा कि फ्रेंच पीजेंट फ्रांस के किसानों के साथ होता था, वैसा ही यहाँ भी रसिया के किसानों के साथ भी होता था। अब रसिया के जो किसान थे वो केवल किसान के कम्युनिटी में नहीं थे, बल्कि वो उन्हें किया क्या गया था कि उनसे उनका ज़मीन छीन लिया गया था और उनको अलग अलग किस तरीके से किया जाता था, तो केवल बातचीत के हिसाब से, मतलब वो अलग अलग भाषा बोलते थे, उसी के हिसाब से उनको बांटा गया था। अब समाजवाद किस तरीके से रसिया में फैला, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको 1914 से पहले रसिया में अयोग्य, मतलब कि गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। लेकिन 1900 में ही रसियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बन गई थी, जो कि उस समय क्या कहा जाता होगा कि इलीगल पार्टी है, लीगल नहीं है। और वो लड़ रही थी किसके लिए, स्ट्रगल कर रही थी कि जितने भी किसान हैं उनको उनका अधिकार दिया जाए। तो नोबल्स क्या किए थे कि उनका ज़मीन, मतलब जितने भी ज़मीन थे उन पर नोबल्स का अधिकार था, तो उनसे ज़मीन लेकर के किनको दिया जाए, तो किसानों को दे दिया जाए। इसके लिए वो जो पार्टी थी लेबर पार्टी, वो स्ट्रगल कर रही थी। और जैसे ही लैंड जो था वो किसानों के बीच में बट गया, तो ऐसा महसूस हुआ लोगों को कि ये जो रेवोल्यूशन था, जो क्रांति थी, वो किसानों के लिए नहीं थी और ना ही वर्कर्स के लिए थी, मतलब इसमें कोई और शामिल थे। लेकिन लेनिन इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने बोला कि किसान ही केवल इकलौते सामाजिक ग्रुप नहीं हैं, सामाजिक ग्रुप और भी हैं। तो इसीलिए सोशलिज्म वो लोग नहीं मान रहे थे कि ये लोग सोशलिज्म के पार्ट हैं।
अब पार्टी जो थी वो डिवाइड हो गई थी दो भाग में, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स। बोल्शेविक्स मतलब जो उग्र रहते थे और मेंशेविक जो ने उग्र नहीं रहते थे। लेनिन जो थे वो बोल्शेविक ग्रुप का लीडर थे, मतलब उनका जो क्रांतिकारी ग्रुप था उनके वो लीडर थे, नेता थे। अब एक समय आया जब हुआ क्या कि 1905 का रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुआ। तो लिबरल्स चाहते थे कि जो भी तानाशाही है, मतलब जार में जो तानाशाही है, जार का जो तानाशाह है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और वो क्या मांग कर रहे थे, जो रिवॉल्यूशन था 1905 का उसके दौरान, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, यानी एक संविधान बने। तो अब आया एक दिन जब जिसको कि जाना जाता है ब्लडी संडे के नाम से, यानी खूनी इतवार। तो 1904 में जो भी इसेंशियल सामान थे, जो जरूरी के गुड्स थे, उनके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए बहुत जल्दी जल्दी, और लोगों के जो वेतन थे वो लगभग 20% घट गए थे। तो 4 मेंबर जो थे पिटोलोव आयरन वर्क्स के, उनको डिसमिस कर दिया गया था और उन्होंने इंडस्ट्रियल एक्शन बुला लिया कि इस पर इंडस्ट्रियल कार्रवाई होना चाहिए। तो लगभग 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग गए और वहाँ स्ट्राइक करने लगे और डिमांड करने लगे कि जो भी उनका जो काम वर्किंग आवर है, यानी कि काम करने का समय है, उसको कम किया जाए और उनके वेतन को बढ़ाया जाए। अब ये जो भीड़ थी उस पर पुलिस और जो घुड़सवार लोग थे उन्होंने अटैक कर दिया। तो लगभग 100 वर्कर्स इसमें मारे गए थे, जितने 100 वर्कर्स, इसीलिए इसको ब्लडी संडे कहा जाता है, यानी कि खूनी इतवार। अब स्ट्राइक जो था वो बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लिया। जो उन लोग का क्या था, तो जो आंदोलन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, और लोग अब डिमांड करने लगे कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए। तो इसलिए जार जो था उन्होंने अलाउड कर दिया कि आप लोग एक चुना हुआ कंस्टिट्यूएंट पार्लियामेंट बनाइए, आप लोग बनाइए, और उसी का क्या नाम है रसिया में, तो डूमा। जो यहाँ का पार्लियामेंट है रसिया में डूमा कहा जाता है। तो जार ने क्या किया कि जो पहला डूमा बनाया गया था उसको 75 दिन में ही डिसमिस कर दिया और अनाउंस किया कि फिर से इलेक्शन हो सेकेंड डूमा बनाने के लिए। उसके बाद जार ने क्या किया कि कुछ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे, यानी कि रूढ़िवादी, जो पुराने बातों को मानते थे, पुराने ख्यालों वाले, उन पॉलिटिशियन के साथ मिलकर के तीसरा डूमा बनाया। उसके बाद होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशियन एम्पायर का उसमें क्या योगदान था। तो पहला विश्व युद्ध, तो रसिया में पहला विश्व युद्ध जो था वो बहुत ही पॉपुलर हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो फीका पड़ गया, मतलब लोग उसका सपोर्ट करना छोड़ दिए। यहाँ लोगों के बीच में एंटी जर्मन सेंटिमेंट आ रहा था, मतलब उनके दिमाग में जर्मन के खिलाफ बहुत सारी बातें आ रही थी, मतलब वो जर्मन के खिलाफ हो गए थे। रशियन आर्मी बुरी तरीके से जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हार चुकी थी, और वार जो था, इस युद्ध के कारण जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वहाँ का जो इंडस्ट्री था वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, लेबर का कमी होने लगा, और 1960 आते आते रेलवे लाइन जो थी वो टूटने लगी, छोटे छोटे जितने भी वर्कशॉप थे सभी बंद हो गए, और रसिया में अनाज की कमी हो गई, और जिसके कारण रोटी भी लोगों को मिलना नसीब नहीं होता था, लोगों को रोटी मिलने में भी बहुत सारी कठिनाई होने लगी। अब एक नया रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन, जो कि कहाँ हुआ, तो पेट्रोग्राड में। अब इसका क्या क्या इवेंट था, क्या क्या यहाँ पे हुए थे, कौन कौन से चीज़, तो विंटर 1917 में पेट्रोग्राड था वो बिल्कुल भयानक, मतलब क्या कहा जाए कि एकदम मनहूस जैसा हो गया था पेट्रोग्राड शहर। वहाँ हुआ क्या था कि जो खाने की बहुत सारी कमी हो गई थी, जो भी वर्कर्स थे उनके क्वार्टर्स में खाने की कमी हो गई थी, और 22 फरवरी आते आते लॉकआउट हो गया, मतलब फैक्ट्री जितने भी थे सब बंद हो गए, सब में ताला पड़ गया, और लगभग जो 50 दूसरे वर्कर्स थे, मतलब दूसरे फैक्ट्री के जो वर्कर्स, उन्होंने भी इनके सहानुभूति में इनका साथ दिया, इनके साथ वो भी जुड़ गए। और इस जो रेवोल्यूशन था, फरवरी रेवोल्यूशन, इसमें महिलाएं भी अपने जो दल थे, उनका जो एसोसिएशन था उसको लीड कर रही थी, और वो भी इस हड़ताल में पार्टिसिपेट कर रही थी।
इसी कारण इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, क्योंकि महिलाएं भी आगे आई थी। वुमेन ने, जो गवर्नमेंट सरकार थी, उसने क्या किया कि कर्फ्यू लगा दिया पूरे देश में, कर्फ्यू लगा दिया गया पूरे रसिया में। और 24 से 25 फरवरी आते आते गवर्नमेंट ने क्या किया कि घुड़सवार सेना और पुलिस को बुला लिया कि सभी पे आप आकर के नज़र रखिए। और 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने जो तीसरा डूमा बनाया था जार ने, उसको सस्पेंड कर दिया, हटा दिया। और सभी पॉलिटिशियन इसका क्या करने लगे, तो विरोध करने लगे, क्योंकि पॉलिटिशियन किनके द्वारा चुने गए थे, तो वहाँ के लोगों के द्वारा। और 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर में लोग क्या किए कि लूटपाट मचा दिए, वहाँ पुलिस क्वार्टर को लूट लिए। तो फिर से घुड़सवार सेना को दोबारा बुलाया गया। एक छावनी में, एक रेजिमेंट का जो बैरक्स था, छावनी था, वहाँ पे एक ऑफिसर को गोली मार दिया गया। और जितने भी दूसरे छावनी थे वहाँ पे बगावत हो गया और वोटिंग होने लगा कि आप लोग आइए और वर्कर्स का जो हड़ताल है उसमें उनका साथ दीजिए, उनके साथ इकट्ठे होइए और सोवियत या काउंसिल जो है उसका संरचना कीजिए, उसको बनाइए। तो ये जो सोवियत या काउंसिल बना था, इसी का नाम था पेट्रोग्रेड सोवियत। अब जितने भी जो प्रतिनिधि थे इस रेवोल्यूशन के, जो डेलीगेट्स थे, उनको बुलाया गया कहाँ, तो जार से मिलने के लिए बुलाया गया। और मिलिट्री कमांडर्स को ऐसा आदेश दिया गया, उनको सलाह दिया गया कि आप अपने पद को त्याग दीजिए। और 2 मार्च आते आते जो जार थे उन्होंने भी अपने पद से त्याग दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब सोवियत लीडर और जो दुमा के जो लीडर्स थे, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो नेता थे, उन्होंने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया, जो कि वहाँ की जो देश थी उसको अब चलाती। अब इसके क्या क्या प्रभाव हुए, यानी कि ये जो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था इसका क्या क्या प्रभाव हुआ। तो जो पब्लिक मीटिंग्स थी, यानी कि लोग मीटिंग्स करते थे या फिर संगठन बनाते थे, उनको हटा दिया गया। सोवियत जो था वो सभी जगह फैल गए, यानी सब जगह अब जो भी रहेंगे वो कौन रहेंगे, तो सोवियत रहेंगे। इंडिविजुअल एरिया यानी व्यक्तिगत एरिया जो था, फैक्ट्री कमेटी था, उसको बनाया गया। और वो क्वेश्चन करने लगे कि किस तरीके से फैक्ट्री चलाया जा रहा है, किससे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट से, यानी कि जो फैक्ट्री के मालिक थे उनसे पूछा जाने लगा कि आप किस तरीके से फैक्ट्री चला रहे हैं। अब उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हुई, तो सोल्जर्स की जो कमेटी थी उन्होंने मिलकर के आर्मी का फॉर्मेशन किया। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि उनका जो पावर है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है और जो भी क्रांतिकारी लोग हैं उनका प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ उपाय अपनाने चाहिए कि इनका जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको किसी तरीके से कम किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्रयास कर रहे थे वर्कर्स कि खुद से क्या करें कि फैक्ट्री चलाएं, उनको रोक दिया गया और जितने भी नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। जो भी खेतिहर किसान थे, मतलब जो किसान थे, मजदूर थे और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर थे, उनको फिर से ज़मीन का बंटवारा करने के लिए, मतलब ज़मीन को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो लैंड कमेटी बनाया गया और पीजेंट जो कि ज़मीन को सीज कर लिए थे, पीजेंट से ज़मीन को सीज कर लिया गया कब, तो जुलाई से सितंबर 1917 के बीच में। अब अगला रेवोल्यूशन हुआ था अक्टूबर 1917 में। तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से इवेंट्स हुए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पोर्ट्रेगेट सोसाइटी और बोल्शेविक जो पार्टी थी उनको मना लिया, एग्री करवा लिया कि किसी तरीके से जो सोशलिस्ट जो पावर में है उसको सीज कर लेना है, यानी उसको सत्ता से हटा देना है। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो कि अपॉइंट की गई थी सोवियत के द्वारा, उनको भी मतलब क्या किया गया कि सीज कर लिया गया। अब अपराइजिंग हुआ, मतलब बढ़ने लगा कब, 24 अक्टूबर तक आते आते इनका जो काम था वो बढ़ना शुरू हो गया। तो प्राइम मिनिस्टर उस समय के थे केरेंस्की, उन्होंने शहर को छोड़ दिया क्योंकि आर्मी का जो ट्रूप्स थे उन्होंने उनको सम्मन भेज दिया था, तो उनके सम्मन के बाद उन्होंने शहर को छोड़ दिया। अब जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे, प्रो गवर्नमेंट के जो आर्मी थे वो गए
और टेलीफोन और टेलीग्राफ जो ऑफिस था उस पर अपना कब्जा जमा लिए और विंटर पैलेस वहाँ है उसकी रक्षा के लिए उन्हें भेजा गया। जिसके जवाब में अब हुआ क्या कि मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ने ऑर्डर दिया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनको सीज कर लिया जाए और जितने भी मिनिस्टर हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए, उनको हिरासत में ले लिया जाए। अब जो औरा शिप एक शिप था, औरा शिप, उसको भेजा गया कि आप जाइए, मतलब शिप वहाँ भेजा गया विंटर पैलेस के रक्षा करने के लिए। वो जा करके विंटर पैलेस का रक्षा कर रहा था और जितने भी स्ट्रेटजिक पॉइंट थे जहाँ से गतिविधियों पर नज़र रखा जाता है वहाँ दूसरे जहाज़ों को भेज दिया गया, दूसरे शिप्स को। और रात होते होते शहर जो था, शहर को अपने कब्जे में ले लिया उन लोगों ने और मिनिस्टर जितने भी थे, पहले के जो मंत्री, सभी ने सरेंडर कर दिया। जितने भी रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत थे पोट्रोग्राड में, उन्होंने बोल्शेविक एक्शन यानी क्रांतिकारी जो एक्शन हो रहा था उसको अप्रूव किया कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और दिसंबर आते आते पूरे मॉस्को में और पेट्रोग्राड के एरिया में बोल्शेविक यानी जो क्रांतिकारी लोग थे उनका कब्जा हो गया, वो कंट्रोल कर लिए। अब इसका क्या क्या प्रभाव हुए, तो बहुत सारे जो इंडस्ट्री थे, जो बैंक्स थी यानी कि जो समुद्र का किनारा था, नदियों का जो किनारा था, उसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया नवंबर 1970 तक। मतलब सरकारी अंदर में, मतलब सरकार उसको अपने कब्जे में ले ली। जो लैंड था उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये समाज का प्रॉपर्टी है और पीजेंट जो थे, जो भी किसान थे वहाँ पे, उनको फिर से अलाउ कर दिया गया कि आप जो अपना जो ज़मीन है वो नोबिलिटी से ले लीजिए और आप अपने उसमें खेती कीजिए। जो पुराने टाइटल्स थे उनको बैन कर दिया गया कि अब पुराना टाइटल्स नहीं चलेगा। आर्मी के लिए और जो भी ऑफिसर्स थे उनके लिए नया यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया गया। अब रसिया जो था वो एक पार्टी का देश बन गया था, मतलब केवल अब उसमें एक पार्टी थे। अब जो ट्रेड यूनियंस थे, जो व्यापारी यूनियंस थे, उन पर भी पार्टी का कंट्रोल हो गया, यानी कि जो भी अब व्यापार कीजिएगा तो पार्टी से पूछ कर ही। अब इसके बाद हुआ क्या कि वहाँ पे आंतरिक युद्ध हो गया, यानी सिविल वार, यानी कि उस कंट्री के अंदर ही लोगों में सिविल वार हो गया। तो जब बोल्शेविक ने ऑर्डर दिया लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का, यानी क्रांतिकारी लोगों ने दिया कि आप क्या कीजिए कि ज़मीन का बंटवारा कीजिए, तो रशियन आर्मी जो थी वो टूटने लगी। अब नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, जो कि गैर क्रांतिकारी जो समाजवादी थे, लिबरल्स थे, और जो तानाशाही जो राजा थे उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने बोल्शेविक का जो अपराइजिंग बहुत वो बढ़ रहे थे उनको रोकने की कोशिश की। वो और उनका सपोर्ट कौन कौन कर रहा था, तो फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज आर्मी उनका सपोर्ट कर रही थी, वहाँ की सेना। और ये सब लोग मिल करके और युद्ध लड़े थे बोल्शेविक के खिलाफ, यानी कि जो क्रांतिकारी लोग थे रसिया में उनके खिलाफ ये सारे देश के जो आर्मी थी वो मिल करके युद्ध लड़ी थी। अब किस तरीके से वहाँ का जो सोसाइटी था वो सोशलिस्ट सोसाइटी बनाया गया। तो जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रीज और बैंक्स को सिविल वार के दौरान ही नेशनलाइज कर दिया था। और क्या किया था कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम किया था, बहुत सारे इंडस्ट्रीज शुरू किए थे, और इसके कारण स्कूलिंग सिस्टम भी, मतलब स्कूल भी डेवलप हुआ था। अब उसके बाद हुआ स्टेन और कलेक्टिव फार्मिंग। ये था क्या, तो स्टेन का ऐसा मानना था कि जितने भी अमीर जो किसान हैं या फिर जो व्यापारी हैं वो कर क्या रहे हैं कि जो अनाज है उसको अपने पास इकट्ठा कर ले रहे हैं, स्टॉक कर ले रहे हैं, जिसके कारण अनाज की कमी हो जा रही है। तो इसलिए उन्होंने माना कि अब जो ज़रूरत है वो किस चीज़ की, तो कलेक्टिवाइजेशन की, यानी सभी लोग अपना जो अनाज उत्पादन करें उसको अपने पास इकट्ठा करके रखें। और वैसे किसान जो इसका विरोध कर रहे थे, कलेक्टिवाइजेशन वो नहीं करेंगे, उनको सज़ा दिया जाता था, दूसरे जगह भेज दिया जाता था, या कभी कभी फांसी भी दे दिया जाता था। अब क्या क्या प्रभाव हुआ इन सारे कारणों का, मतलब ये जो एक्शन हुए उसका सांसारिक लेवल पे यानी ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ। तो बहुत सारे कंट्रीज जो थे उनमें कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। और जब टाइम आया सेकेंड वर्ल्ड वार का, तो उस समय यूएसएसआर को माना जाता था ग्लोबल लेवल पे यानी सांसारिक लेवल पे कि वो क्या है, तो एक सामाजिक पार्टी है, एक सोशलिज्म
पार्टी है। और जैसे ही 20वीं सेंचुरी का अंत हुआ 20वीं शताब्दी का, तो उनका जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा था यूएसएसआर का कि वो सोशलिस्ट कंट्री है, वो ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को बुक से भी पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।